हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। 50 रूल्स ऑफ कॉमन एरर में 30 रूल्स हमने पहले वाले सेशन में कर लिए हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट देन गो एंड चेक इट आउट. We will start our next rule and that will start from the rule number 31st. Rule number 31st में we have to see, look, the two criteria the student should have. The first one that they have all the grammatical rules, comfortability. एंड द सेकेंड इज़ कि यदि उनके पास ग्रामर के सारे रूल्स की आइडियाज़ नहीं हैं तो वो क्या करें कि हर एक चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में टच होते हैं केवल उस पॉइंट्स को वो पिक करें और उसी पॉइंट्स के बेस्ड पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ वो को रिलेट करके क्वेश्चंस बना लें. आई मीन इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू सी एंड चेक एवरीथिंग, राइट. You can choose and pick each and every some of the rules which does suits to your examination questions. तो हम लोग जो 50 रूल्स कर रहे हैं वो रूल्स उसी में से हैं जिनमें हम आपको ये बता सकें कि सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इनमें से 30 जो मैंने क्वेश्चंस रूल्स बताएं आपको, आप एक काम कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चंस को मैच करिए. यदि ये रूल पढ़ने के बाद आप वो क्वेश्चंस बना पा रहे हैं सो दैट इज़ गुड. आई मीन वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है. सो ये पूरा का पूरा मोटिव यही है कि आप ये जो 50 रूल्स करोगे, ये 50 रूल्स करने के बाद आपके कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट द मोटिव आई हैव. रूल नंबर 31 ये बोलता है, आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. प्रोनाउन वाले चैप्टर में आपको डिस्कस किया था. रिलेटिव प्रोनाउन में है आपका हु, विच और दैट. तो ये रूल बोलता है कि यदि हु, विच, दैट के बाद आपको यदि वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़े एंड देयर इज़ अ टेंशन कि वर्ब लगेगा कैसे, तो आपको लगाना है हु, विच और दैट के पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होना चाहिए, राइट. अगेन बोल दूँ, अगर आपके सेंटेंस में हु, विच और दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो. नाउ यू रिमेंबर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. मैंने आपको प्रोनाउन वाले सेशन में डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इफ़ यू हैव टू डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस और उस सेंटेंस को क्लॉज फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज एनी ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन टू मेक दैट सिंपल सेंटेंस इज द क्लॉज फॉर्म, राइट. सो आपके पास ये तीन ऐसे हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन हैं. नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आप इनके बाद में किस तरीके का वर्ब यूज़ करेंगे. सो ये होगा, उसके पहले जैसे सब्जेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करिए. अब देखिए, जैसे आपने कहा दिस इज़ आई हु एम रेगुलर टू दिस कोर्स. इट इज़ यू who is present there as shown. इसके जैसा ही और एग्जाम्पल हो सकता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिस इज आई हु एम रेगुलर टू दिस कोर्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इट इज़ यू हु इज़ प्रेजेंट देयर. नाउ सी, आपको इतने स्मॉल सेंटेंस नहीं मिलते हैं एग्जामिनेशन में. आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन जो होता है बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है. वो चाहते क्या है कि आई मीन आप कोई भी एग्जामिनेशन देखिए जिसमें ग्रामर के पोर्शन आते हैं एज अ क्वेश्चन, तो वो चैप्टर का नाम या फिर आपके सिलेबस का नाम बोलते हैं ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन. वो प्लेन ग्रामर नहीं बोलते, वो बोलते हैं ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन. ग्रामर तो आपको पता है, ईच एंड एवरी रूल्स आपको पढ़ने हैं, बट व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन स्टैंड फॉर. कॉम्प्रिहेंशन होता है कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है. तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास एक टाइम लिमिट दिया गया हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का. वो टाइम लिमिट के साथ में आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. तो जितने भी आपके रूल्स हैं वो तो आप पढ़ो ही, उस रूल्स को एकदम इमीडिएटली क्वेश्चंस के ऊपर कैसे आपको बेस्ड करना है और वहाँ से आपको आंसर्स निकालना है. दैट इज़ द ट्रिक्स पॉइंट यू शुड लर्न. मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद में वर्ब वही लगेगा जो इसके पहले सब्जेक्ट हो. नाउ सी, लगा दिया मैंने हो. अब देखिए, अब इट इज़ को आप पढ़ो या ना पढ़ो उस क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो आप बोल रहे हो इट इज़ आई हु एम रेगुलर टू दिस कोर्स. सी, आई के लिए जो एम है वो परफेक्ट है, राइट. हु लग गया है तो उसके बाद में वही वर्ब लगता है जो उसके पहले सब्जेक्ट हो. तो आई के लिए यहाँ पे जो एम लगा है वो परफेक्ट है, तो आप बोलेंगे नो एरर, ठीक है.
It is you who is present there. So again क्वेश्चन देखते हैं, who लगा हुआ है तो who के बाद में वही verb लगेगा जो who के पहले सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो who के पहले जो you है उसके लिए is not comfortable, तो आप you के लिए यहाँ पे लगा दीजिए are, ठीक है। सो ये रूल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 32। इसमें है, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि दो सिंपल सेंटेंस मिल करके क्लॉज क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर हम सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर तो वो तीन होते हैं, द सिंपल, कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स। बट यदि आप उसके सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो पांच होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमने ऑपरेटिव को उसके पार्ट्स मानने बंद कर दिए हैं, बट इफ़ यू आर क्वाइट एक्सप्लेनेटिव तो आपको वहाँ पर पांच बता सकते हैं आप, वो भी गलत नहीं होगा, बट आप चार ही बताओ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो वहाँ पे जो तीन है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वो होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, एक ही ऑब्जेक्ट है। बट हम क्या करते हैं कंपाउंड में, जब सेंटेंस एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करने लगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा अनदर वर्ड या अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो उसी को आप बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ देखिए ये जो रूल बता रहा है कि यदि आपका सेंटेंस कंपाउंड है तो कंपाउंड सेंटेंस कहने का मतलब ही है कि एक बंदा दो, यानी कि दो सेंटेंसेस होंगे। पहले सेंटेंस को आप बोल दो प्राइमरी सेंटेंस, या इसी को आप बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटेंस, या इसको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी क्लॉज। कंपाउंड में एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सेकेंडरी क्लॉज। तो देखिए जब आपका ये प्राइमरी क्लॉज पास्ट में यदि होगा, ठीक है, तो आपका सेकेंडरी भी पास्ट में होना चाहिए। अब पास्ट आपको क्या होता है आपको पता है ना, वैसी क्रिया जो कभी हो चुकी है, ठीक है। अब भी आप करोगे तो प्रेजेंट, इन फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में आप करेंगे तो फ्यूचर, और बीते हुए समय में आप कर चुके हैं, द एक्शन, द थिंग्स यू हैव डन इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट। अब वो जो 10वीं 8वीं में आप पढ़ते थे ना ट्रांसलेशन, मैं आम खाता था, मैं पटना गया एटसेट्रा, तो अब वैसा वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल ट्रांसलेशन के रूल्स थे जो कि कॉम्पिटिशन में एप्लीकेबल्स नहीं होते, तो उसको आप भूल जाइए। तो यदि आपके कंपाउंड है, प्राइमरी और प्रिंसिपल क्लॉज है, तो पास्ट यदि पहला वाला सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट टेंस में है तो दूसरे वाले को भी पास्ट में होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई थॉट ही वर्क्स हार्ड। नाउ सी, आई थॉट जो है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है, आई थॉट ही वर्क्स हार्ड। तो ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया आपका सेकेंडरी। आप पूछो कि ये कैसे आपने डिसाइड किया कि ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, आप इतने को भी तो प्राइमरी ले सकते थे। कोई भी वाक्य की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, तो जब भी आपको सब्जेक्ट दिख जाए बीच में तो आप समझना कि आप नए सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नए सेंटेंस मतलब आप किसी सिंपल या किसी कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब हो गया, यहाँ सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब हो गया। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, and the first one is past, then the second should be past also। तो ये आपका थॉट है तो ये वर्क्स नहीं होना चाहिए, तो इसे आपने कर दिया वर्क्ड। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्क्ड, यानी कि ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला रूल, इसी से थोड़ा सा देखिए, यदि आपका पहला हिस्सा पास्ट में है और यदि दूसरे हिस्से में इज एम आर दिया रहेगा तो आपको ये इज एम आर को हटा करके चेंज करना है वाज वेयर। आई एम सो सॉरी, दैट्स नॉट वेयर, दैट्स वर, राइट। वैसे यदि आप वेयर भी बोलेंगे ना तो वो गलत आप नहीं बोल रहे हो। हम एस्केंट की क्लास नहीं दे रहे, हम ग्रामर की क्लास दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपकी एस्केंट भी अच्छी हो और आपकी ग्रामर भी अच्छी हो। सो दूसरा है, यदि आप डू डज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कर दो आप डिड। यदि आप V1 V5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कर दीजिए V2। V1 मतलब पास्ट इंडेफिनिट और V5 मतलब भी पास्ट इंडेफिनिट। V2 मतलब होता है, आई एम सो सॉरी, V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, हैज़ और हैव को चेंज कर दीजिए आप हैड में, विल को चेंज करिए वुड में, शैल को चेंज करिए शुड में, कैन को चेंज करिए कुड में, एटसेट्रा।
लेट मी रिपीट इट अगेन। यदि आप पास्ट की बात कर रहे हैं सेंटेंस के पहले हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में यदि इज एम आर लगा हो तो वो गलत है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, या तो वाज लगाइए या तो वर लगाइए अकॉर्डिंग टू देयर गिवन सब्जेक्ट्स। If do and does is given there, then you have to convert this word in the did. If there is V1 and V5, then you have to convert this word in the V2. If there is has and have, you have to change it in the had, etc. और बाकी मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 34। सी रूल नंबर 34। लिसन, अभी मैंने एक बात कही, डू नॉट रिपीट इट अगेन या रिपीट इट अगेन। ग्रामेटिकली तो रिपीट के साथ अगेन लगना नहीं चाहिए, बट यदि आप वोकली बात कर रहे हैं या फिर यदि आपका केवल कॉन्वर्सेशन है, तो कॉन्वर्सेशन में वी आर नॉट दैट मच कॉशियस, दैट मच केयरफुल अबाउट टॉकिंग इन द ग्रामेटिकल सेंस, हम नहीं रह पाते हैं। सो आपका कॉन्वर्सेशन इज समथिंग डिफरेंट, इट्स अ लैंग्वेज, राइट, इट्स अ लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब उसमें हम ग्रामर नहीं डाल पाते हैं बिकॉज दिस इज अ क्वाइट फ्लुएंट केस, द सेंस इज गिविंग अस अ मैसेज, the voice is making a language etc. See, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ कुछ वर्ड नहीं लगाने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो रूल नंबर 34 बोलता है कि यदि कुछ शब्द ऐसे हो जो पहले से ही प्रेजेंट हैं, तो आने वाले टाइम में कुछ शब्द प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेस्ट लगा है तो शुड लगाओ, बट नॉट मत लगाओ। अगर नॉट लग जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, वो सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो यदि आप बोल रहे हैं रिपीट, रिटर्न, रिम्बर्स, रीबर्थ, तो इन सभी के साथ आप बैक मत लगाना या अगेन मत लगाना। यदि आपने लगाया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 35, यदि आपने कंपैरेटिवली जैसा वर्ड यूज़ किया या रिलेटिवली जैसा वर्ड यूज़ किया, ये दोनों शब्द क्या होते देख लीजिए। कॉम्पेरेटिवली या रिलेटिवली दो ऐसे शब्द होते हैं जो बताते हैं कि कंपेयर कैसे करना है, या दो बंदों के बीच में जो कंपेयर करते हैं। जैसे आपने बोला दिल्ली का मौसम यूपी से अच्छा है कि नहीं, आई डोंट नो, राइट। यूपी का मौसम दिल्ली से अच्छा है, तो आप बोलेंगे द वेदर ऑफ दिल्ली इज कंपेरेटिवली गुड दैन यूपी, राइट। अब देखिए कॉम्पेरेटिवली रिलेटिवली पहले से ही कंपैरिजन सेंस को देता है, तो जब भी इन दोनों की बात होगी तो हमेशा उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री लगना चाहिए। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज चेक योर प्रीवियस ईयर पेपर। राम इज रिलेटिवली smarter than his brother। अब एक चीज़ देखो भाई, मैंने आपको दैन भी बताया था ना कि दैन के साथ क्या क्या लगते हैं। इफ़ यू हैव नॉट नोन इट येट, प्लीज़ प्रीवियस वाले कुछ सेशन देख लीजिएगा। दैन के क्या क्या यूजेस होते हैं मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में आपको बताया है, समझ लीजिएगा, वरना यहाँ पे आपको इसके यूज समझ में नहीं आएंगे। राम इज़ रिलेटिवली स्मार्टर दैन हिज ब्रदर, मैंने आपको क्या कहा, यहीं तक आपको ग्रामर अप्लाई करना है। बाकी मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ के उसको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बार बार पढ़ने से उसका सेंस नहीं बदल जाएगा। एंड यू आर नॉट गोइंग टू राइट द यूपीएससी मेंस का पेपर जिसमें आपको अच्छे से पढ़ने पे कुछ नया सेंस निकल जाएगा। ये 1 लीनियर क्वेश्चन होते हैं, या तो पूरे आंसर्स या पूरे नंबर मिले या तो पूरे नंबर कट गया। राम इज़ रिलेटिवली स्मार्टर मत बोलिए, जबकि इसको बोलना होगा राम इज़ रिलेटिवली स्मार्ट। यदि आपने कहा द वेदर ऑफ, क्लाइमेट, वेदर और सीजन का क्या डिफरेंस होता है, जीएस वाले टीचर आपको बताएंगे। द वेदर ऑफ दिल्ली इज कॉम्पैरेटिवली कूलर दैन, व्हाई दिल्ली हॉटर दैन यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, राइट। So question is the weather of Delhi is comparatively hotter than UK, उत्तराखंड। तो आपको क्या बोलना है, hotter नहीं बोलना है, आपको बोलना है hot, ठीक है। Why? Because relatively, comparatively के बाद में जो डिग्री आती है that is the positive degree, not the comparative, not the superlative. Let's talk about the rule number 36.
यदि आप बात करते हैं रेन कैट्स एंड डॉग, तो इसके साथ में लाइक मत लगाना। यदि आप बोलते हैं बैग एंड बैगेज, तो इसके साथ में विथ मत लगाना। और टूथ एंड नेल लगा रहे हैं, टूथ एंड नेल जैसा वर्ड कहीं भी दिखेगा, उसके बाद विथ मत लगाना। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश जो भी हो रही है। बहुत तेज़ बारिश होती है तो कैट्स एंड डॉग, धीरे धीरे होती है उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग, ठीक है। तो रेन कैट्स एंड डॉग होता है तो आप लाइक मत लगाओ। बैग एंड बैगेज होता है तो आप वहाँ पे विथ मत लगाओ। और यदि टूथ एंड नेल्स होता है तो वहाँ भी आप विथ मत लगाइए, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। रूल नंबर 39, रूल नंबर 39 देख लीजिए। यदि एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, एक्सीलेंट की बात कर रहे हैं, यूनिक की बात कर रहे हैं, एवर लास्टिंग की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, या फिर स्क्वायर, या फिर फ्लैट, तो याद रखो इसके पहले, नॉट बाद में, इसके पहले कभी भी मोस्ट मत लगाना, कभी भी मोर मत लगाना, कभी भी आप इसके बाद में EST मत लगाना और ER मत लगाना। अब अच्छे से समझ लीजिए EST क्या होता है। अभी मैंने बताया कि डिग्री 5 होती है, 3 होती है, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव तो नॉर्मल होता है, बट कंपैरेटिव वो होता है जिसके बाद में ER IER लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है, जब आपके एडजेक्टिव के बाद में ST या EST लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। तो EST मतलब सुपरलेटिव, ER मतलब कंपैरेटिव। तो ये सारे के सारे वर्ड्स के साथ में कभी भी ऐसे वर्ड आप उसके बाद में मत लगाना। कभी भी मत कहना एक्सट्रीमिस्ट, कभी भी मत कहना एक्सेलेंटेस्ट, यू नो दैट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊँ, हैंडसम शब्द है, हैंडसम डबल सिलेबल है, तो उसके पहले हम मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम लगा सकते हैं, हैंडसमेस्ट भी बोल सकते हैं, हैंडसमर भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। अगर कॉन्वर्सेशन वाइज बोला जाए तो सही है। यू कैन चेक इन द गूगल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, ठीक है, वो भी सही है, बट ग्रामेटिकली नहीं, कॉन्वर्सेशन वाइज वो सही है। तो इन सब के बाद कभी ये सब मत लगाना, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, और इन सब के पहले ये मत लगाना। रूल नंबर 40, 39 रूल हो गया। रूल नंबर 40 देख लेते हैं, द लास्ट रूल ऑफ दिस सेशन। सी, इसमें आपको रूल नंबर 40 में जब मैंने 3rd वाला सेशन किया था इसमें, तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका नाउन प्लूरल होता है और उसके पहले कोई नंबर होते हैं तो वह भी आपको प्लूरल करना पड़ता है, और कब कब ऐसा नहीं होता है मैंने बताया था कि नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊंगी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यदि आपका यहाँ पे कोई नाउन है, वो नाउन कैसा है, वो नाउन बताता है वेट को, वो नाउन बताता है मेजरमेंट को, वो नाउन बताता है किसी तरह के डिस्टेंस को, और इसके पहले किसी भी तरह का नंबर हो, अमाउंट को भी बता सकता है, नंबर हो तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा। अगेन, नाउन अगर ऐसे हैं यानी अनकाउंटेबल्स हैं, उसके पहले चाहे नंबर कितना भी लगा लो आप, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। लेकिन यदि आप इन सबको इरेज करके यहाँ पे कोई ऐसा नाउन लगा दीजिए जो कि काउंटेबल होता है, तो ऑफकोर्स वो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो वर्ब हमारी हो जाएगी प्लूरल। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा, इधर लिखती हूँ, मैंने कहा 2 boys have gone। हैव क्यों, बॉयज़ के अकॉर्डिंग, बॉयज़ क्यों, 2 के अकॉर्डिंग। बट यदि आपने कहा 2 liters, तब यहाँ पे आप R नहीं लगा सकते। रीज़न, लीटर इज अ मेजरमेंट और 2 क्या है आपका नंबर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 liters इज इनफ, सफिशिएंट, प्लेंटी, एटसेट्रा।
एंड दैट वाज द रूल नंबर 40। जिस दिन हम लोग रूल 50 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जितना भी रूल मैंने आप लोग को बताया है उसका नोट्स आप रखे रहिएगा, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।